हेलो बच्चों, आज फिर से एक बार ये वीडियो है क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3, यानी कि 2 क्लास हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। ये आज हमारा तीसरा क्लास है, यानी कि थर्ड क्लास। तो विकास कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। SB एलिट पब्लिक स्कूल छतरपुर पलामू, ये जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है ये क्लास 10, यानी कि जो क्लास 10 है उसके चैप्टर फर्स्ट के हम लोग पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं कि क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये देख लीजिए, क्लास 10 का केमिस्ट्री है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। अब आइए शुरू करते हैं। कल हम लोग बात किए थे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल रिएक्शंस कैसे होता है, किसको बोलते हैं, इसमें क्या चीज़ें बनती हैं। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है टॉपिक, और केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर पाइएगा, कैसे उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन ए मैग्नीशियम ribbon is burned in air, it produces a white powder of magnesium oxide। तो इस प्रकार से अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो इट बिकम्स अ वेरी लेंदी, ये बहुत लेंदी हो जाता है। इस कारण से हम इसका वर्ड में नहीं, इसको हम लोग वर्ड में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, तो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। ये देखिए किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम लोग सिंबल और फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यह सिंबल और फार्मूला किसके होते हैं, तो सब्सटेंस का होता है जो कि उस रिएक्शन में शामिल है, उस रिएक्शन में शामिल होता है। तो उसके सिंबल्स और फार्मूले के इस्तेमाल करके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। इट इज शॉर्ट हैंड मेथड, यानी कि एक बहुत ही छोटा मेथड होता है ताकि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके मेथड, यानी कि हम कैसे केमिकल इक्वेशन को लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेथड ऑफ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, ये मेथड ऑफ राइटिंग। तो फर्स्ट है, ध्यान से देखेंगे, वी शुड नो, हम लोग को सबसे पहले जानना होगा क्या चीज़, सिंबल्स एंड फार्मूला। यानी कि सिंबल और फार्मूला जानेंगे किसका, तो रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का। ये हम लोग कल बात किए थे कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फार्मूले को जानना है। अगर उसका फार्मूला नहीं सिंबल है तो सिंबल जानेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक सिंबल और दूसरा फार्मूला। तो सिंबल जो होता है वो एलिमेंट के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। जो सिंबल होता है किसके लिए यूज करते हैं, तो एलिमेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। एलिमेंट के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे। और जो फार्मूला होता है, फार्मूला किसके लिए, तो फार्मूला हम लोग कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एटम। इसको क्या बोला जाता है, तो एटम। और कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या बोला जाता है, तो मॉलिक्यूल। तो हम बोल सकते हैं कि एटम के, ये जो एटम है, एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, और जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को सिंबल्स और फार्मूला, यानी कि सिंबल और फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ये आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। हम लोग 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट इज द सब्सटेंस विच कंबाइन, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है
उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो उसको कहाँ रखेंगे, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और प्लस साइन होना चाहिए। प्लस साइन कहने का मतलब अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो ये दोनों रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में हम लोग रखेंगे, लेफ्ट साइड में, यानी कि एरो, यानी कि अगर ये एक ए है और ये बना रहा है बी, फॉर्मेशन कर रहा है बी का फॉर्मेशन, सॉरी यहाँ पे देखिए, अगर कोई ए है ये फॉर्मेशन कर रहा है बी का, तो ये कहलाएगा रिएक्टेंट और ये कहलाएगा प्रोडक्ट, यानी कि इसको रिएक्टेंट बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये जो एरो होता है, एरो बताता है कि लेफ्ट साइड में कौन है और राइट साइड में कौन है, यानी कि इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ए हो जाएगा रिएक्टेंट और बी हो जाएगा प्रोडक्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट्स को कहाँ रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में रखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट साइड में रखा जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए कि द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो राइट साइड में रखेंगे, राइट साइड में प्लस साइन के द्वारा, यानी कि प्लस के द्वारा अटैच करके इसको रखते हैं। अब यहाँ पे एक एरो साइन का इस्तेमाल करते हैं। था यहाँ अगला पॉइंट देखिए, एरो साइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ से रहता था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये किधर से किधर जाता है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है। हियर वी कैन अंडरस्टैंड क्लियरली, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी देख रहे हैं, ये इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये है सी प्लस डी, ये देखिए ये प्रोडक्ट है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं कि बीच में किस चीज़ का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में एरो का साइन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एरो का साइन, इसको बोलते हैं एरो साइन, और ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इसको। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एग्जाम्पल हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। अभी हम लोग नया एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, जो पुराना है उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो जिंक मेटल है ये किससे रिएक्शन कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है। तो क्या बनाता है, ये बनाता है जिंक सल्फेट, देखिएगा जिंक सल्फेट, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया जिंक सल्फेट और यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस। तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है ना, तो ये जो वर्ड के फॉर्म में यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें लोग किसी प्रकार का सिंबल और किसी भी प्रकार का और कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप सिंबल इस्तेमाल कीजिए, फार्मूला इस्तेमाल कीजिए रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का, तो ये क्या बन जाएगा, तो इट बिकम्स ए केमिकल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिंक है, जिंक का सिंबल Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन गैस H2। तो जो ऊपर में वर्ड इक्वेशन था, जिंक के जगह पे Zn लिख दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे H2SO4 लिख दिए, जिंक सल्फेट के जगह पे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस के जगह पे H2 लिख दिए। तो इस प्रकार से क्या बन गया, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन हो गया, जो पहले वर्ड में लिखा हुआ था अभी यहाँ पे सिंबल के रूप में लिख लिया है। अनदर एग्जाम्पल इज व्हाट, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का रिबन को हम लोग एक एक्टिविटी किए थे, वहाँ पे देखे थे कि मैग्नीशियम के रिबन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है, तो एक वाइट पाउडर बनता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक वाइट पाउडर बनता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन का सिंबल है O2। अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, दो रिएक्टेंट्स हैं, तो बीच में क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है, प्लस का साइन लिखा हुआ है। अब ये क्या बना रहा है, देखिए यहाँ पे एरो का साइन दिख रहा है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि Mg और ये O2 दोनों मिल करके क्या बना दिए, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे देखिएगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे बस इतना ही बातें याद रखनी है कि रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में, बीच में एरो का साइन होता है जिसका डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। और अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हों और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों तो उनको हम लोग प्लस साइन के द्वारा ऐड करके रखते हैं। यहाँ पे आ जाइए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो दो प्रकार के केमिकल इक्वेशन होते हैं, फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अजय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, ए केमिकल इक्वेशन इन विच
ये पॉइंट याद रखना है, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसका जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम का नंबर इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और ये बराबर किधर रहेगा, तो ये रहेगा यहाँ पे, देखिए कहाँ पे, तो ये रहेगा रिएक्टेंट्स में और दूसरा रहेगा प्रोडक्ट्स में, यानी कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स का नंबर बराबर होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए आज यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आज यहाँ पे एक एग्जांपल है Zn प्लस H2SO4, जो पिछला वाला ही एग्जांपल है, गिव्स ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे देखिएगा ये एरो साइन, यानी कि ये जो एरो का साइन है इसके यहाँ लेफ्ट साइड में ये कहलाता है रिएक्टेंट और राइट साइड में ये कहलाता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट है Zn प्लस H2SO4, ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, और ZnSO4 प्लस H2 ये क्या है, तो प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ये दोनों में गिनते हैं। देखिए Zn तो इधर भी एक है और इधर भी एक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक Zn यहाँ भी है और एक Zn यहाँ भी है, दोनों एक एक है। H के बारे में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखेंगे अब 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी H2 लिखा हुआ, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, यानी कि इधर भी दोनों बराबर है। आ जाइए सल्फ़र, तो सल्फ़र के बारे में बात करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। आ जाइए यहाँ पे, ये हाँ, अब देखिए सल्फ़र, तो सल्फ़र के बारे में बात करें, सल्फ़र तो सल्फ़र यहाँ पे कितना दिख रहा है, इसमें ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी देखिए यहाँ सल्फ़र 1 है, दोनों में 1 1 है। अब ऑक्सीजन के बारे में बात करिए, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन के नीचे 4, यानी कि 4 यहाँ भी हो गया, यानी कि दोनों साइड में बराबर है। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट में उतना ही है जितना कि प्रोडक्ट में है, तो हम इसको बोलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। अगला है दूसरा, नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये अनबैलेंस्ड है, मतलब कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में जो एटम्स होंगे और जो प्रोडक्ट में जो एटम होंगे ये दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, या हो सकता है कि एक एलिमेंट का एटम, या हो सकता है एक से ज़्यादा का, ये प्रेजेंट जो होता है वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में बराबर नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। आ जाइए हमें, ये है व्हेन हाइड्रोजन गैस, यानी कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव्स H2O, ये है H2 और O2 क्या देता है, तो H2O देता है। अब यहाँ पे हम लोग काउंट करके देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा H2 कितना नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन 2, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे इस जगह पे H2 है, यानी H2 मतलब कि यहाँ 2 है। अब आज ये ऑक्सीजन यहाँ कितना नज़र आता है, ऑक्सीजन 2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में हम देखते हैं कि 1 एंड ओनली 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, यानी कि सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना नज़र आ रहा है, 1 ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिखिए 1। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें LHS और RHS, यानी कि ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग एल, यहाँ पे देखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग LHS, यानी कि जो रिएक्टेंट साइड है उसको बोलेंगे LHS, अरे जो प्रोडक्ट साइड है इसको बोलेंगे हम लोग RHS। यानी कि LHS और RHS में दोनों जगह पे एटम्स का नंबर, ये जो ऑक्सीजन का नंबर है सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तब हम बैलेंस्ड बोलेंगे, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द नेक्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब कि कुछ पॉइंट हमको याद रखना है। देखिए जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड एक पॉइंट है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट है, और एक थर्ड पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, और जानते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है, ये देखिए अगर कोई बैलेंस्ड इक्वेशन है
तो जो इक्वल नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम होता है बराबर रहेगा। कहाँ पे बराबर रहेगा? तो बोथ साइड यानी कि दोनों साइड में बराबर होते हैं। देखिए ऑन बोथ साइड मतलब कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यानी कि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब कि इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 9th क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग, बात किए थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है कि जिसमें द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, न तो क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन ए केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन में न मास डिस्ट्रॉय होगा और न ही मास क्रिएट होगा, कुछ नहीं कर सकते। यानी कि टोटल मास रिमेन्स कंजर्व, यानी कि टोटल मास जो होता है बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यहाँ पे यही है कि अगर इधर जितना एटम है, ये एरो हो गया, एरो के साइड में रिएक्टेंट होता है और इधर क्या होता है? प्रोडक्ट। इधर जितना एटम है इस तरफ रिएक्टेंट साइड में और उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना एटम था उतना ही एटम यहाँ भी है, तो न तो बना है और ना ही कोई बिगड़ा है, कुछ भी ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हो। तो टोटल मास यहाँ और टोटल मास यहाँ क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, तो चलिए हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कहाँ पे? एक एलिमेंट का या एक से ज़्यादा एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, तो बराबर नहीं होता है। इज़ नॉट इक्वल, यानी कि इक्वल नहीं होता है, इज़ नॉट इक्वल। और जब इक्वल ही नहीं है तो बताइए कि क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या ओबे करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कहने का मतलब कि इधर रिएक्टेंट हुआ और इधर क्या हुआ? प्रोडक्ट। अगर इधर मान लीजिए 5 एटम है और इधर बन रहा है 4, तो एक कहाँ गया? एक तो नहीं दिख रहा है क्योंकि 5 लिए थे और यहाँ दिख रहा है 4 ही, तो क्या एक डिस्ट्रॉय हो गया? अगर ऐसा होगा तो ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास का तो बिल्कुल कंट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है, इट इज़ नेसेसरी टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है, इट बिकम्स ए नेसेसरी। चलिए तो बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई ए केमिकल इक्वेशन इज़ नेसेसरी टू बी बैलेंस्ड। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको जवाब लिखना है टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है तो डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल द सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका एक डेफिनेट फार्मूला होता है। चाहे वो एलिमेंट्स हो तो उसका एक डेफिनेट सिंबल होगा, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका एक डेफिनेट फार्मूला होगा। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अल्टर, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वी शुड नेवर चेंज द फार्मूला एंड सिंबल ऑफ कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के फार्मूला और सिंबल को चेंज नहीं करना है। बस कर क्या सकते हैं? तो बस हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, ये देखिए क्या कर सकते हैं इसे। वी कैन मल्टीप्लाई ए सिंबल या फार्मूला बाई 2, 3, 4, यानी 2, 3, 4 ये सबसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों मल्टीप्लाई करना है? ताकि जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है ये दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो डायटोमिक होते हैं। डायटोमिक का मतलब कि 2 एटम प्रेजेंट रहेंगे, 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं तो इसको बोलते हैं डायटोमिक। जैसे देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए ऑक्सीजन का फार्मूला O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, फ्लोरीन F2, फ्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। तो ये 2 हैं तो इसलिए इसको डायटोमिक बोला जाता है। कोई पॉलीएटॉमिक होते हैं यानी कि 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 4 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो फास्फोरस जो जनरली होता है P से लिखते हैं, लेकिन अगर इसके फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो उसमें 4 फास्फोरस एटम एक साथ जुड़े होते हैं, उसको P4 बोलते हैं। ऐसे अगर सल्फर के एक मॉलिक्यूल को देखा जाए तो वो 8 एटम्स के साथ अटैच रहता है, उसको हम लोग ये दोनों क्या बोलेंगे? पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या हुआ? पॉलीएटॉमिक का मतलब यानी 2 से ज़्यादा एटम्स हैं।
लेकिन जनरली डायटोमिक और हम लोग मोनोएटॉमिक के बारे में बात करते हैं जब सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। तो इन सिंपल इक्वेशन यानी कि जो एलिमेंट्स अदर हो गया, अदर मतलब कि जो डायटोमिक को छोड़ करके यानी कि जो अदर एलिमेंट्स हैं यूजुअली ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं मोनोएटॉमिक। यानी कि इसको कैसा कंसिडर किया जाता है, इसको हम लोग मोनोएटॉमिक कंसिडर करते हैं किसी भी इक्वेशन में, टू रिप्रेजेंट बाय देयर सिंबल। अगर कोई जैसे सोडियम का सिंबल होता है Na, ये मोनोएटॉमिक है, तो इसको हम लोग ये सिंबल भी बोल सकते हैं, इसको फार्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट का क्या होता है, तो बात किए थे पीछे हम लोग कि एलिमेंट का एक सिंबल होता है। तो इस एलिमेंट सोडियम का सिंबल हो गया Na, तो हम लोग जो मोनोएटॉमिक होते हैं उसको सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, और जो डायटोमिक या पॉलीएटॉमिक होते हैं, जैसे डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए डायटोमिक है, जैसे F2 की बात किए, ये हो गया फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। तो ये एक एटम नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसका होता है, कंपाउंड का। तो ये इसका क्या है, तो फार्मूला है, ये इसका फार्मूला हो गया, न कि सिंबल हो गया। नेक्स्ट, हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे बैलेंस करना है। इट इज़ ए प्रोसेस, बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जितने भी एटम्स रहते हैं प्रेजेंट इन ए केमिकल इक्वेशन, उसको हम लोग दोनों साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में बराबर करते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स हैं डिफरेंट एटम्स, उसको क्या करना है, तो इक्वल करना है, यानी कि नंबर को बराबर करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इक्वल, बराबर करेंगे बोथ साइड, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इधर अगर 5 है इधर 4 है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग कैसे बराबर करना है। अब यहाँ पे जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, वन थिंग इज मोर हियर, क्या है कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन में जिस मेथड का हम लोग बात करते हैं, तो अभी हम लोग क्लास 10 में सिर्फ और सिर्फ सिंपल केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे सिंपल इक्वेशन में जो मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हीट एंड ट्रायल मेथड। ये देखिए हीट एंड ट्रायल, यानी कि बार बार ट्राई कर रहे हैं और एक बार सही हो गया, दिस इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा है, देखते हैं इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे एक एग्जाम्पल लिया गया है, दैट इज H2 + O2 गिव्स H2O। ये देखिए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2O का फॉर्मेशन करा। दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड कैसे है, तो देखते हैं कि इस साइड यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ भी अगर हम बात करें तो इस जगह पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का काउंट किया जाए तो यहाँ ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। तो यहाँ पे ये अनबैलेंस्ड होगा, क्योंकि यह इस जगह पे 2 और इस जगह पे ये 1, दोनों साइड में बराबर नहीं है। तो कोई बोलेगा तो कैसे बराबर किया जाए, तो बहुत आसान तरीका कि ये जो H2 है और ये O2 है, ये H2O है, ये सब के फार्मूला को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये सब के फार्मूला है जो इसका सिंबल्स है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, 2, 3, 4 ये सब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हमको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कीजिए और बराबर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बराबर कैसे किए हैं। ये जो H2O है इसमें एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा था, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, यानी कि ऑक्सीजन 2 यहाँ भी और ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, ये तो हो गया। लेकिन जब यहाँ आप इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जो नंबर 2 दिख रहा है इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये H2 था, H2 मतलब कि 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 तो कितना हो गया, तो 4 हो गया। यानी कि हमारे पास कितना हाइड्रोजन बन गया, तो 4 हाइड्रोजन आ गया। यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन पहले बराबर था अब वो अनबैलेंस्ड हो गया। पहले यहाँ पे 2 था, यहाँ भी 2 था, ये देखिए 2 2, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 4। क्योंकि ये जो 2 नंबर है ना, ये 2, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सबसे मल्टीप्लाई करता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई होता है।
तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, यानी कि हमारे पास राइट साइड में 4 हाइड्रोजन है और लेफ्ट साइड में 2 ही हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को भी बराबर करने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4। यहाँ भी हो गया 4, ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है। नेक्स्ट इज पॉइंट्स और स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन, यानी अगर आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग कैसे बैलेंस्ड कर सकते हैं, कौन से स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात है जो केमिकल इक्वेशन है उसको आप किस में लिखें, तो वर्ड इक्वेशन में लिखें। वर्ड इक्वेशन में लिखना है, जैसे वर्ड में लिखना है, जैसे मैग्नीशियम तो लिखेंगे मैग्नीशियम, प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी वर्ड में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, ना कि सिंबल में लिखेंगे। सिंबल में नहीं लिखेंगे, पहले वर्ड में लिख लेंगे। अगली बार क्या करना है कि उस वर्ड इक्वेशन के जगह पे सिंबल्स और फार्मूला का इस्तेमाल करना है रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए। तो सिंबल का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे ही आप सिंबल का इस्तेमाल कीजिएगा तो वो जो वर्ड इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा, वो केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। तो जब केमिकल इक्वेशन हो गया तो हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे में रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कौन सा एटम कितना है और इधर कौन सा एटम कितना है। तो इसके बाद बैलेंस्ड करने की ज़रूरी होती है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगला स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे जो सिंबल्स हैं और जो फार्मूला है। जो सिंबल्स और फार्मूला को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बाय स्मॉलेस्ट फिगर। स्मॉलेस्ट फिगर से हम लोग